क्या हो गया? आ गया है। हेलो, हाँ। स्क्रीन शो होता होगा। Yes, sir. ओके, नाउ द बैलेंसिंग। तो सिंपल डिफिनेशन क्या है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द मींस द बैलेंसिंग। द बैलेंसिंग इज अ प्रोसेस। ओके, अगर बहुत ही ऐसे रतन की किताब को अगर हम एनालिसिस करें या किसी भी थ्योरीज को अगर हम पढ़ें, तो एक लाइन में अगर बैलेंसिंग को डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल लाइन में। सबसे पहले इट इज अ प्रोसेस। एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कि विधि है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ओके, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। कितना परसेंट रिड्यूस कर सकते हैं, नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड। ओके, तो रिड्यूस कब होता है कि हम कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट हम रिड्यूस करते हैं, तो वो विधि जिसके जरिए से हम रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन मार्क क्या रिड्यूस करते हैं, तो अनबैलेंस फोर्स को रिड्यूस करते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस टू रिड्यूस द अनबैलेंस फोर्स। ओके, रिड्यूस जब करते हैं तो रिड्यूस का लिमिट होगा। तो लिमिट होगा कहां से कहां तक, एक्सेप्टेबल लेवल तक लिमिट होगा इसका। तो एक्सेप्टेबल लिमिट का मतलब होता है कि जिसमें हम इस मशीन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वॉशिंग मशीन है और हम कपड़ा धोते हैं, तो मशीन जब होता है तो बहुत ज्यादा उसमें वाइब्रेशन होता है। उसका वाइब्रेशन की वजह ही से तो कपड़ा धुलाता हमारा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से। अगर एक लिमिट तक से ज्यादा अगर उसमें वाइब्रेशन होना शुरू हो जाए, जिसको कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इतना ज्यादा वॉइस होने लगे, इतना ज्यादा वाइब्रेट होने लगे कि हम हमको हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो वहां तक इसको हम कैसे रिड्यूस करके हम उस चीज को बैलेंस कर सके। ओके, अब सवाल है कि अनबैलेंस का मतलब क्या होता है। तो उसका एक एग्जांपल तुम मुझे देंगे कि अनबैलेंस का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल,
एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब एक ऑब्जेक्ट में हम एक एक्सियल फोर्स को अप्लाई करते हैं जिसका F इक्वल टू 2 न्यूटन हम अप्लाई किए। ओके, ये अनबैलेंस बोल सकते हैं। ओके, इसको भी अनबैलेंस, बैलेंस का मतलब हो जाता है तुमको है कि टोटल फोर्स में, टोटल मतलब टोटल नेट फोर्स, तो बैलेंस का मतलब हो जाएगा टोटल नेट फोर्स मींस टोटल नेट फोर्स इक्वल टू 0। अब जहां आ जाता है टोटल, उसको हम जानते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग हैं टोटल नेट फोर्स या समेशन। ओके, तो टोटल मतलब समेशन, तो समेशन total force along x direction should be 0. Okay, this is the conditions for the static equation. तो कोई भी चीज अगर F इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम ये समझेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब हो गया इन रेस्ट, नो मोशन। ओके, अब फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन है तो टोटल फोर्स इसमें 0 नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक F इंटू 2 न्यूटन जो है इसके ऊपर बाहरी फोर्स जो लग रहा है 2 न्यूटन के हिसाब से, ये इधर की तरफ रोटेशन करेगा। लेकिन अगर हम कह दें कि ये F इक्वल टू टोटल 0 है, इसका मतलब ये समझ जाना है कि कोई इधर काम कर रहा है, तो कोई फोर्स है जो इधर भी काम कर रहा है, उसका भी मैग्नीट्यूड 2 किलो न्यूटन होगा। क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड 2 किलो न्यूटन का है तो डायरेक्शन भी होगा, लेकिन समेशन 0 है तो ये इधर की तरफ काम किया, तो इधर की तरफ काम किया, मतलब टोटल रिजल्ट हो जाएगा 0, मतलब पॉजिटिव 2 किलो नेगेटिव 2 किलो न्यूटन इक्वल टू 0। तो मतलब कि ये कहना कि फोर्स 0 है, नहीं नहीं नहीं, फोर्स बिल्कुल 0 नहीं है, टोटल रिजल्टेंट 0 है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट में टोटल फोर्स लग रहा है फिर भी इसके इसके मुताबिक बावजूद मोशन नहीं है, स्टैटिक कंडीशन पे एट रेस्ट पे है, तो हम कहेंगे इट इज अ बैलेंस्ड, मतलब कि फोर्स तो है लेकिन इट इज अ बैलेंस में टोटल नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के अनुसार ये जो ओके, ये हो गया रेस्ट में। लेकिन फिजिक्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम एक नियम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, ओके, वो कहता है क्या चीज है कि F इज इक्वल टू एम ए। ओके, मींस मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज ऑफ द वेलोसिटी dv बाय dt। ओके, द चेंज ऑफ द वेलोसिटी विथ टाइम। तो अगर वेलोसिटी, ये जो dv बाय dt ये कहता है कि चेंज ऑफ द वेलोसिटी, अगर ये चीज मेरा 0 हो जाए, 0 का मतलब हो गया कि लेट मीन्स dv बाय dt इक्वल टू 0, इसको इधर से मिटा देते हैं इसको मैं पार्ट को। तो नाउ, तो मीन्स इफ dv बाई dt इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि चेंज ऑफ द वैल्यू, ये सब फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स है। तो ये कह रहा था चेंज ऑफ द वेलोसिटीज। ओके, द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ द वेलोसिटीज। तो अगर ये 0 हो गया मतलब चेंज ऑफ द वेलोसिटी, मतलब कि अगर 2 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था और ये टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड में, तो अगर 5 सेकेंड के बाद इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही रहा, कोई वेलोसिटी बदलाव नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि हाउ मच द वेलोसिटी चेंजेस। तो वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ, जवाब होगा 0, क्योंकि वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि जो 2 चल रहा था वही 2 रहा। तो वेलोसिटी मेरा 0 हो गया, मतलब टोटल वेलोसिटी इक्वल टू 0। जब वेलोसिटी 0 हो गया तो फोर्स कितना लगा, तो फोर्स हो गया 0। तो फोर्स इक्वल टू 0 मतलब इस पे टोटल नेट फोर्स 0 हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था तो उसमें अगर बॉडी में यूनिफॉर्म, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशंस।
क्योंकि वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होता। तो दो कंडीशन होता है, अगर टोटल बॉडी एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे हुआ तब भी वो बैलेंस कहला गया। दूसरी केस, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया है कि टोटल फोर्स इसके ऊपर जीरो है, कोई अनबैलेंस नहीं है। तो अनबैलेंस का मतलब यहाँ पे हमको ये समझना है कि कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अब इसको, जैसे कि एक मशीन पार्ट है, ये कोई मशीन कंपोनेंट है, अगर इसके ऊपर कोई लग रहा है 2 किलो न्यूटन, तो इसके पीछे उल्टा में भी कोई लग रहा है 2 किलो न्यूटन, लेकिन ये तो इसको बैलेंस किया। लेकिन कोई मान लेते हैं कोई अनबैलेंस फोर्स हम इसे यहाँ पे दे देते हैं 1 किलो न्यूटन का, तो हम ये बोलेंगे कि ये 2 किलो न्यूटन, ये 2 किलो न्यूटन बैलेंस है, बैलेंस कर रहा है। लेकिन अनबैलेंस जो है वो मेरे पास ये 1 किलो न्यूटन जो है वो अनबैलेंस है, क्योंकि इसको कोई बैलेंस नहीं किया है। तो मेरा जवाब, तब मैं क्वेश्चन को इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है और मतलब कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होगा, तो इसी के अपोजिट में हमें एक फोर्स लगाना होगा जो मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो टोटल समेशन फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, ये इसको इसको बैलेंस कर देगा। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट मेरा में, बॉडी में ऑब्जेक्ट मेरा बैलेंस हो जाएगा, मतलब इट हैज रेस्ट। ओके, तो ये रेस्ट में होगा। ओके, तो ये इसका मीनिंग हो गया कि लेकिन हम कभी भी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली अनबैलेंस नहीं कर पाते हैं। ओके, हम आगे एग्जांपल देंगे क्यों नहीं कर पाते जब हम लोग रियल प्रैक्टिकल केस में आएंगे, जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स में या इंजन के बारे में बात करेंगे, तब वहां पर समझ में आएगा कभी भी हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ओके, हम सिर्फ रिड्यूस करते हैं। ओके, तो ये था मेरा कंप्लीट एक डिफिनेशन। लेकिन कब तक कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल लेवल तक करते हैं, वो भी हम आगे एग्जांपल करके दिखाएंगे कितना एक्सेप्टेबल तक कर सकते हैं हम लोग हैं। ओके, नाउ अब सवाल है कि अनबैलेंस कितनी तरह का मशीन्स में आता है, या कितनी तरह का अनबैलेंस जिसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। जब भी कोई मशीन पार्ट या थ्योरी ऑफ मशीन या हमारे आसपास के चीज होते हैं, उसमें अनबैलेंस जो पैदा होता है जिसको बैलेंस करना होगा, तो उसमें पहला बैलेंस होगा रोटेटिंग अनबैलेंस, मतलब घूमते हुए अनबैलेंस को बैलेंस करना होगा। ओके, तो पहला केस जब ऑब्जेक्ट रोटेटिंग में होता है, रोटेट मतलब घूमने वाला, तब उसमें अनबैलेंस। ओके, तो रोटेट जब ऑब्जेक्ट रोटेटिंग करता है उस समय हमें एक अनबैलेंस फोर्स देखने को मिलेगा। दूसरा, जब मोशंस रेसिप्रोकेटिंग मोशंस होता है, तब उसमें हमें एक अनबैलेंस फोर्स देखने को मिलेगा। अब उसे बैलेंस कैसे करेंगे वो हम धीरे धीरे आएंगे। तो ये दो तरह का अनबैलेंस फोर्स हमें दिखता है। तो ये असल में अनबैलेंस का मतलब क्या, फोर्स है, मतलब फोर्स को समझना, अनबैलेंस फोर्स होगा इसमें। तो रोटेटिंग केस में और रेसिप्रोकेटिंग में, तो रोटेटिंग मतलब कि जो अपने एक्सिस के अबाउट घूमता है गोल गोल करके, और रेसिप्रोकेटिंग मतलब जो टू एंड फ्रो, मतलब कभी इधर रहा तो कभी इधर आया, फिर इधर आया फिर वापस आया। तो मतलब जैसे कि हमारा पेंडुलम घड़ी होता है, जिसका पेंडुलम ऊपर नीचे करता रहता है, वो एक तरह का हमारा रेसिप्रोकेटिंग टाइप का हो गया, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक पोजीशन पे बार बार वो रिपीट करता जाता है। ओके, अब आते हैं हम लोग हैं, ये दो तस्वीर तुमको यहाँ पे दिखाई देता होगा, सबको पहले मिटा देते हैं। तो इस तस्वीर को समझते हैं क्या मतलब इसका होता है।
अब देखो यहाँ पे एक रड है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट है, रड है मान सकते हैं, जिसका एंगुलर मोशन ओमेगा है। ओके, और मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये चीज घूम रहा है। और एक कोई मास है, मास मतलब जस्ट लाइक कोई भी एक मास है जो इसके आर डिस्टेंस के ऊपर में रखा हुआ है, एक आर मास रखा हुआ है। ओके, तो ये डिस्टेंस जब ये घूमता है, तो जब ये घूम रहा है तो इसके चलते ड्यू, ये मेरा रड है, मैंने इसके साथ ज्वाइन किया गया है। ओके, तो जब ये घूमता है तो ये भी चीज घूमेगा, जब ये घूमेगा तो ये मास है, तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द मास ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें क्योंकि मास है, रेडियस आर है, और इसका जो मोशन है वो ओमेगा है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ये मास आर ओमेगा स्क्वायर इसके ऊपर लग रहा है। ओके, तो ये चीज जो तुम्हें दिखाई दिया, जो रड है, ये रड में का एक जो एक अनबैलेंस एक फोर्स क्रिएट हुआ, एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ। ओके है, तो ये भी मास, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ तो ये अब मोमेंट न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से भी ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा, इस रड के ऊपर। तो क्या रड मेरा बैलेंस हुआ? रड मेरा बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि एक फोर्स इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि जस्ट इसके ही उल्टा हम एक दूसरा मास को यहाँ पे रखेंगे। तब क्या होगा, जब ये घूमेगा तब ये भी इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर की वजह से, तब ये चीज मेरा ऑब्जेक्ट मेरा बैलेंस हो जाएगा। ओके, ये चीज तो इसको तुम घर में करके देख सकते हो कि एक रड को लो और अगर एक मास को तुम बांध दोगे, जब घुमाओगे तो तुम्हें लगेगा कि एक रड जो है एक तरफ खिंचाव पर आ जाएगा, तो ये इधर की तरफ खींचेगा इसको, तो ये तो मेरा बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस का मतलब होता है एट रेस्ट। ओके, तो अचानक इसमें फोर्स लगेगा मेरा है, तो वो चीज इसको खींचने की कोशिश करेगा, तो इसको नहीं खींच पाए तो हम यहाँ पे एक चीज लगा देते हैं, एक दूसरा मास लगा देते हैं वही से मैग्नीट्यूड का, ताकि ये फोर्स, टोटल जो फोर्स है वो मेरा जीरो हो जाए। अब आते हैं दूसरा तस्वीर की तरफ, दिखाते हैं। ये भी मेरा रड, यहाँ पे क्या था कि एक रड है, रड के एक एक्स्ट्रा मास को हम यहाँ पे जोड़ दिए थे। अब इसमें क्या है कि ये रड है, अब इस रड में एक जो डिस्क है, इसको बोलते हैं डिस्क, DISC, डिस्क। ओके, जिसका अपना एक मान सकते कोई मास है मेरा है। ओके, अब इस ये जो मेरा रड है, ये जो रड है, जैसे मान लेते ये मेरा रड हुआ, तो रड का भी तो कुछ कुछ मास अपना होगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये यहाँ से सेंट्रॉइड यहाँ से पास कर रहा है। ओके, तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ से पास कर रहा है, और ये जो डिस्क है, डिस्क का सेंट्रॉइड भी ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों को मिला दिए हम हैं। ओके, तो अब ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्क हुआ, ये डिस्क ऐसा होता है, जबकि हम जानते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कि इसका डिस्क का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बीच में लाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर ये केस है कि मैंने एज्यूमिंग करके, क्योंकि टोटल मास डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तब सेंटर लाई पे करता है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं कि हमेशा वो बीच में लाई करता है। अगर वो डिपेंड, अगर जैसे मान लेते हैं कि हैवी मास को हम यहाँ पे कर देते हैं और हल्का मास यहाँ पे रखते हैं, तब सेंटर ग्रेविटी इधर की तरफ लाई करना शुरू कर देगा। तो जिधर हैवी मास होता है उधर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव करता है मेरा है। ओके, तो जैसे मान लो कि जस्ट हम एक तो बैलेंस यहाँ पे मान लेते फलक्रम। ओके, अब एक यहाँ पे लग देते 10 kg का बंडल, और एक रख देते हैं यहाँ पे हम है 5 kg का बंडल। तो हम कहाँ पे इसको बैलेंस कहाँ पे रख सकते हैं इस फलक्रम को, ताकि बैलेंस हो जाए? तो यहाँ पे हैवी मास होगा, जस्ट उसकी इधर रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 5 kg होता है, यहाँ भी 5 kg होता, तो इसको बीच में हम रखते हैं ताकि मैं बैलेंस हो गया, झुकेगा नहीं। लेकिन जहां मास का वेट बढ़ा देंगे तो मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, जो मास बैलेंस करेगा, वो हैवी मास की तरफ मूव करना शुरू, ताकि हमको फलक्रम यहाँ पे रखेंगे तो वो चीज मेरा हैवी हो जाएगा, उसको बैलेंस कर पाएगा। तो एनीवे, तो ये मेरा डिस्क है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है,
अब इसका जो डिस्क है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं यहाँ पे लाई कर रहा है। यहाँ पे लाई करने का मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ये चीज है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे और इस डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, तो इस केस में अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रोटेट कर रहा है, अगर एक साथ हमारा नहीं पास हो रहा है, मतलब कि एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो इसमें अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि अब इसका इस डिस्क का टोटल जो मास है, अरे यार क्या होता है, तो इसमें तो इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ये रोटेट कर रहा है, इसका डिस्टेंस ई है। ओके, यहाँ पे जैसे आर कहा था हमने, यहाँ पे ई है, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इसको एम ई ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो इस अनबैलेंस को हम लोग बोलते हैं कि स्टैटिक अनबैलेंस। ओके, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैटिक अनबैलेंस। तो स्टैटिक बैलेंस का नियम क्या होगा कि ए सिस्टम ऑफ रोटेटिंग मासेस, मतलब कि कोई मास रोटेट कर रहा है, इज सेड टू बी स्टैटिक बैलेंस इफ द कंबाइंड का मतलब एक से ज्यादा, ओके, कंबाइंड मास सेंटर ऑफ द सिस्टम मतलब एक, मतलब कि जैसे कि ये रड हो गया, ये डिस्क हो गया, दोनों को मिला देंगे वो मेरा बन गया सिस्टम, लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। अगर किसी भी मास ऑफ सेंटर, ये मास है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि एक साथ एक एक्सिस में लाइन करता, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग। मतलब इस प्रोसेस को हमारा कराएगा बैलेंसिंग करना। तो बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग? तो ये देखना है कि इसका मास ऑफ सेंटर और रड का मास ऑफ सेंटर एक एक्सिस में लाई करना जरूरी होगा। तो इसके हमको ये चेक कर लेना होगा कि इसका मास ऑफ सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, ऐसा नहीं तो कहीं कहीं दूसरी जगह पे लाई कर रहा है। तो अगर कोई भी सर्कल पार्ट मेरा है, अगर सर्कल पार्ट मेरा है तो इसका सेंटर ऑफ लाई बिल्कुल बीच में होना चाहिए, और जिस रड को इसके साथ हम लोग ज्वाइंट एज ए सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसका भी मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके रड के साथ, ताकि दोनों को हम बीच में हम लोग डाला जाएगा ताकि हमारा वाइब्रेशन नहीं हो जाए। तो वाइब्रेशन जो स्टैटिक अनबैलेंसिंग होने का मेन रीजन क्या होगा? हो सकता है कि तुम जो ड्रिलिंग कर रहे हो, वर्कशॉप में ड्रिलिंग किए होगे, पता नहीं, तो अगर ड्रिलिंग सही से नहीं किए होगे तो वहां मेरा वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बीच में करना है, हल्का सा भी कुछ होगा तो वो अनबैलेंस हो जाएगा मेरा। दूसरा, अगर जिस चीज को तुम बना रहे हो, ये रड जिस चीज से, जैसे कास्टिंग से बना रहे हो या रोलिंग से बना रहे हो, तो वो अगर ठीक से प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा तो ये मेरा वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हर चीज सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ तुमको लिंक में है। अगर थ्योरी मशीन में बैलेंसिंग करना होगा तो हमें मैन्युफैक्चरिंग वाले डिपार्टमेंट में जाके ये वो, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग बहुत ही ज्यादा टॉलरेंस लिमिट और सरफेस फिनिशिंग के साथ बनाते ताकि वाइब्रेट नहीं हो सके। ओके, लेकिन ये वाइब्रेशन हो जाता है कि जब रोटेटिंग करता है तो बहुत सारे मशीन कंपोनेंट को जोड़ के हम एक गाड़ी, जैसे मान लो गाड़ी बनाते हैं, तो गाड़ी जब भी स्टार्ट करते हैं तो वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो कंपनी वाले लोग कितने मेहनत से, कितने सरफेस फिनिशिंग से, कितना टॉलरेंस से और लिमिट से बनाते हैं, फिर भी गाड़ी वाइब्रेट करता है। तो ये कुछ हो जाता है कि जो अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो, इसी तो हमने लिखा है कि रिड्यूस द अनबैलेंस फोर्स अप टू एक्सेप्टेबल लेवल। तो हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि अनएक्सेप्टेबल लेवल की तरफ।
ये था का पूरा मतलब। आगे आते हम लोग हैं कि थोड़ा डायग्राम करके तुमको दिखाते हैं इसका हम लोग है। शेप कहाँ गया? ओके, अब मान लो कि ये मेरा चीज जो पार्ट है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मेरा ये घूम रहा है। ओके, और इसमें दो तीन मास हम मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे मास कोई भी मास m1 है। ओके, यहाँ पे मास कुछ हो गई, यहाँ पे कुछ मास हो गया। इसका मतलब कि मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मैं टोटल जो डिस्क का मास है वो ये टोटल जो डिस्क का मास है मान लेते m इज द मास ऑफ द डिस्क। ये समेशन हो जाएगा m1, ये मान लेते हैं m1 मास है, ये m2 मास है, और ये m3 मास हुआ। तो टोटल मास को हम जोड़ के बना दिए। एग्जाम्पल के हिसाब से मान लो तुम्हारा बॉडी है, टोटल 50 kg के तुम हो। तुम्हारा सर जो है वो मान लेते 10 kg, हाथ 5-5 kg, ओके, पैर 5-5 kg। तो टोटल इस तरह का जोड़ के हम लोग तुम्हारा टोटल वेट निकाल लेंगे, मास निकाल लिए। तो वही ये डिस्क है, टोटल मास इसका m है, लेकिन हर मास को हम लोग एक्चुअली माने कि m1 m2 m3 हम लोग बांट लिए हैं। अब इसका जो मेन एक्सिस है इसकी दूरी जो है वो तुमको मान लेते हैं r1, इसकी दूरी जो है वो r2, इसकी दूरी है वो r3 हो गया। ओके है, तो अब ये कहेंगे क्या ये स्टैटिक बैलेंस है? या स्टैटिक बैलेंस क्या इसमें वाइब्रेशन होगा जब इसको घुमाएंगे? क्या इसमें बैलेंस होने के चांसेस है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये चीज इक्वेशंस को फॉलो करता हो। कौन सा इक्वेशन? टोटल नेट फोर्स। टोटल नेट फोर्स, ये जो रोटेटिंग कर रहा है, रोटेटिंग का तो टोटल नेट फोर्स कितना लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा दिस डायरेक्शन, इसका होगा m1r1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये रड एक ही ओमेगा से घूम रहा है। प्लस इसमें क्या होगा, ये इधर लगेगा, ये होगा m2r2 ओमेगा 2। अच्छा, इसमें इधर लगेगा क्योंकि इधर की तरफ है, तो ये हो गया मास m3r3 एन ओमेगा क्यू। तो ये इफ अगर टोटल सम ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम मान जाएंगे कि ये स्टैटिक बैलेंस, मतलब इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा। क्या कंडीशन? टोटल फोर्स, मतलब कि एम आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस m2r2 ओमेगा का स्क्वायर, ओके, एंड m3r3 ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कंडीशन होना चाहिए मेरा, तभी जाके ये बैलेंस हो जाएगा मेरा। ओके, अगर इस इक्वेशन को ये फॉलो करेगा तो हम समझेंगे कि मेरा बैलेंस है। इन केस ये तीनों को जोड़ने पर इफ m1r1 ओमेगा स्क्वायर m2r2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस m3r3 ओमेगा का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो मींस ये कहेंगे इट इज अ स्टैटिक अनबैलेंस। ये अनबैलेंस है और ये स्टैटिक बैलेंस है। ओके, तो अब इसको बैलेंस करना होगा, मतलब अनबैलेंस को बैलेंस करना होगा। तो हम क्या जानते हैं कि इसको बैलेंस कौन कर सकता है? तो भैया लोहा को लोहा ही काट सकता है। तो ये फोर्स है, तो फोर्स को फोर्स ही बैलेंस कर सकता है। तो ये इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही बैलेंस करना होगा। तब हम इस चैप्टर में यही पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं चैप्टर को हम? है कि अगर ये अनबैलेंस है तो हम इस चीज में एक ऐसा मास को हम डालेंगे, एक ऐसा मास को इसमें हम इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे कि इस इक्वेशन को बैलेंस हो, मतलब ये जो जीरो है इसको जीरो ले आए, बट टोटल जो इसका रिजल्ट आएगा वो जीरो नहीं आएगा। तो हम जीरो करने के लिए क्या करेंगे? कुछ चीज हम इसमें डालेंगे जो कि इसको बैलेंस करेगा। एग्जाम्पल के हिसाब से तुमको समझाना चाह रहे हैं हम ऐसे हैं कि क्या मैं बोलने का मतलब है
कि मान लेते हैं कोई कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मास हम लोग F1 लगा दिए, इधर हम लोग F2 लगा दिए, इधर हम F3 लगा दिए। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 अगर मेरा जीरो नहीं है, नॉट जीरो, इसका मतलब है कि इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट में रोटेशन शुरू हो जाएगा, मूवमेंट आ जाना शुरू हो जाएगा। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए हमें कोई एक ऐसा फोर्स लगाना होगा जो इस रोक को रोक सके। तो ये मान लेते हैं F। तो मतलब हो गया कि F1 प्लस F2 प्लस F3, हम ये जीरो तभी हो जाएगा जब हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा देंगे नेगेटिव की तरफ, उल्टा की तरफ, इक्वल टू, तब जीरो हो जाएगा। ओके, तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन इक्वल टू नॉट जीरो। तो 5 2 7 7 1 8, तो इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो करने के लिए क्या करना होगा, तो 8 में से फिर हम एक उल्टा 8 देंगे, तब ना मेरा जीरो हो जाएगा। तो वो जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड में हम लोग हैं, क्योंकि ये तो मैथ का डाटा था, अब हम लोग फोर्स के टर्म में लाएंगे। तो हम लोग एक फोर्स हम यहाँ पे अपने तो हम मान लेते हैं वो यहाँ पे लगा दिए। अब सवाल है कि यहाँ पे क्यों लगा, इसी चीज को पढ़ना है, इसी चीज को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, कहाँ पे अरेंज करेंगे। ओके, यहाँ पे कोई मास लगा देते हैं एम सी, सी का मतलब बैलेंस करने वाला, जिसका डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं 8c। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन जो हो जाएगा, जो ऊपर का इक्वेशन जो हम लिख रहे थे, ये चीज बदल के आ जाएगा नया रूप में। तो क्या होगा मेरा भाई नया नया रूप में, तो बैलेंस होगा M1 R1 ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा सेम ही, एक ही रोटेशन सबके लिए है, M2 R2 ओमेगा का स्क्वायर, M3 R3 ओमेगा का स्क्वायर, प्लस MC RC ओमेगा का स्क्वायर। इक्वल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, ये स्क्रीनशॉट यहाँ से हमको भेज दोगे कोई भी। ओके, इक्वल टू जीरो। अब तो फिर सवाल पूछेगा सर यहाँ पे नेगेटिव हो, अरे यार बस। तो अब यहाँ पे कि यहाँ पे तो सर 8 था, तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था, ये नेगेटिव ही है। कैसे नेगेटिव है, यहाँ पे इक्वल टू जीरो कर दिए हैं, अगर इसको तोड़ोगे
इस टर्म को, तो क्या लिखोगे, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस m3 r3 ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव m3 r3 ओमेगा का स्क्वायर। नेगेटिव में आ गया, मतलब ये इसको अगर ये इधर की तरफ जा रहा है, ये अगर इधर की तरफ जा रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव उल्टा फोर्स लगेगा। ओके, ताकि हम इसको बैलेंस कर सकें। तो ये तो था कि बहुत सिंपल था कि एक ऐसे है ऑब्जेक्ट लाइन, ऐसा कोई घूम रहा है और मास हम ऐसे ले लिए, मतलब डिस्टेंस। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि अगर ये ऐसे है, इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक का पोजीशन ये है, मास m, ओके, मास हो गया इनटू, अब ये इसका कंपोनेंट मेरा मान सकते हैं थीटा। देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में इस तरह का मान लेते हैं रेडियस, ये आर परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे आर था, लेकिन अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड पर है, मतलब ये चीज इस तरह से इंक्लाइंड पर है, इसका डिस्टेंस आर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिस वन, इसका क्योंकि इसका दो यूज होगा, कंपोनेंट यूज करेंगे। ओके, तो इधर की तरफ क्या होगा, अगर यहाँ पे थीटा मान लेंगे, एक तुमको हॉरिजॉन्टल का काम करेगा मेरा, वर्टिकल काम करेगा मेरा करेगा, तो यहाँ पे किस तरह से मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा, यहाँ पे कैसे हम इक्वेशन को हम लोग निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे दो लेते हैं, 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड। तो अगर हम लोग एक्स वाई जेड ले लेते हैं दिस डायरेक्शन, ये 3 डायमेंशन है। ओके, तो ये मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन, ये मान लेते हैं वाई डायरेक्शन, और ये हो गया मेरा जेड डायरेक्शन। ओके, अगर और कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं, हम लोग हैं दिस डायरेक्शन, ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन, दिस हो गया जेड डायरेक्शन। अब कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो है, मतलब कोई मास मान लेते हैं, इसका पोजीशन यहाँ पर होगा, मतलब 2 कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये अगर मास है तो इसका हो जाएगा m r cos थीटा, यहाँ पे थीटा के हिसाब से, और यहाँ पे हो जाएगा ये इसका जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट निकल जाएगा m r sin थीटा। इसको थोड़ा और हम क्लियर करके समझाएंगे क्या इसका मतलब होता है, यहाँ पे तो कंफ्यूज कर गए होगे, उसके बाद फिर से रिज्वाइन करोगे, टॉपिक को खत्म करना लगभग हमको। देखो ये हो गया एक्स एंड वाई, इसको इस व्यू से देखना है, ठीक है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, और ये कंपोनेंट हो गया जेड, माने ये इसके अबाउट ये चीज घूम रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 3 कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स वाई जेड, ये 3 कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे मान लो कि तब अगर इसी को तुम देखोगे तो इस